Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज कम्युनलिज्म इन इंडिया। सो ये आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज के अंदर, जिसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार हम कम्युनलिज्म कहेंगे किसे, ये टर्म है क्या। तो इसकी एक वर्किंग डेफिनेशन देख लेते हैं। सो कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट सप्रेसेस डिस्टिंक्शन विद इन द कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी के अंदर कोई भी अलग अलग तरीके के डिस्टिंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं तो ये उसे सप्रेस कर देते हैं। तो इसका हम ये मतलब समझ सकते हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो अपने आप में होमोजीनियस है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं है, अगर हैं तो भी उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। एंड एम्फेसिस द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी। अब ये क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाता है? ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट कि वो जो कम्युनिटी है वो एक साथ यूनाइटेड रहेगी और वो जो दूसरी कम्युनिटीज होंगी उनके खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला एंगल देख पा रहे होंगे और ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला एंगल है यही इसे प्रॉब्लमेटिक बनाता है। ठीक है, तो अब इसी चीज को समझते हुए हम एक एक करके जानते हैं कि किन स्टेजेस के अंदर ये अनफोल्ड होता है। यूजुअली इसे हम कहते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। कई कई जगह आपको इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा, माइल्ड स्टेज, मॉडरेट स्टेज एंड एक्सट्रीम स्टेज। तो देखते हैं क्या क्या होता है इन तीनों स्टेजेस के अंदर। जब हम पहली स्टेज देखते हैं तो पहली स्टेज के अंदर सबसे पहले ये चीज आती है कि कम्युनिटीज आर डिफरेंट। कम्युनिटीज आर डिफरेंट। दो कम्युनिटी है ए एंड बी, दोनों जो हैं अलग अलग है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज देख के चलिए कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पर क्या पांचों उंगलियां सिमिलर हैं, एक जैसी है? नहीं। तो अलग होने में कोई दिक्कत नहीं। तो पहली स्टेज में हम माइल्ड कम्युनलिज्म देखते हैं, जब ये माना जाता है कि हमारी कम्युनिटी जो है एकदम से कॉम्प्रहेंसिव है, होमोजीनियस है और जो दूसरी कम्युनिटी है उससे अलग है। अब बात आती है स्टेज 2 की। स्टेज 2 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे ये होता है इंटरेस्ट आर डिफरेंट। इंटरेस्ट आर डिफरेंट। जो कम्युनिटी ए है और कम्युनिटी बी है, दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट है। मतलब कम्युनिटी ए कुछ और चाहती है और कम्युनिटी बी कुछ और चाहती है। सो पहली स्टेजेस में सिर्फ वो डिफरेंट थे, बट अब उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग है। इनका कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी ए की इच्छाएं कुछ और है, कम्युनिटी बी की इच्छाएं कुछ और है। और एक्सट्रीम स्टेज में होता क्या है, दैट इंटरेस्ट आर कॉन्फ्लिक्टिंग। इंटरेस्ट आर कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो मतलब ये दोनों जो हो गई एक्सट्रीम स्टेज के अंदर जो इनके इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर ए का इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया तो बी का इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर बी का हो गया तो ए का नहीं होगा। तो इस जगह पे हम देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा वायलेंस होती। सो ये 3 स्टेजेस के अंदर हम अनफोल्ड होते हुए देखते हैं किसको? कम्युनलिज्म को। तो रिलीजन हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, डाइवर्सिटी हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सही चीज है, होना भी चाहिए डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के लोग हमारे यहाँ पे होने चाहिए। पर दिक्कत देने वाली बात क्या है? दिक्कत देने वाली बात यह है कि जब ये एक दूसरे के अगेंस्ट वायलेंस करने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। अब कॉम्प्रहेंसिवली इनके हम क्या देख लेते हैं? फीचर्स देख लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ कम्युनलिज्म। तो पहला जब हम फीचर देखते हैं तो उसके अंदर है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ कम्युनिटीज आर सेम। अगर मैं एक कम्युनिटी का मेंबर हूं, फॉर एग्जांपल ए कम्युनिटी का मेंबर हूं, तो इसके अंदर ये मान लिया जाएगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी जो इच्छाएं हैं वो कम्युनिटी का इंटरेस्ट और इच्छाएं से मेल खाता है। इन केस मेरे को कुछ और लगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं, यही रहने वाला है, जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट है वही तुम्हारा इंटरेस्ट है। दूसरी स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई डिफरेंसेस हैं भी कम्युनिटी के अंदर तो वो बहुत ज्यादा इररिलेवेंट है, उनका कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं। तीसरी स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सी पे और इनटॉलरेंस के ऊपर बेस्ड है। इनटॉलरेंस का मतलब ये हो गया कि दूसरे रिलीजन को क्या है हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसको हम सम्मान देने को तैयार नहीं है, और ये जो है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो ये चीज आप देख सकते हो इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस जो है हम 2 चीजों के अंदर देख सकते हैं, एज इन उसका नैरो एक एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिसे हम कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। जब हम नैरो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो अगर मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है
तो मैं उस पर किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं करूंगा। तो ये तो क्या हो गया, नैरो। जब हम बात करते हैं इसकी ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन का, तो उसके अंदर यह आता है कि आपको दूसरे का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी, ठीक है। तो यहां पे आप नैरो सेंस में भी टॉलरेंस नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल इनटॉलरेंट हो जाती है सोसाइटी। नेक्स्ट, हेट्रेड टुवर्ड्स अदर रिलीजन। दूसरे रिलीजन को जो है हेट मिलने लगती है, और हेट मिलने का कारण क्या है कि जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट, उनका जो बोल सकते हैं हम पूजा पाठ करने का तरीका या फिर उनके जो भी तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, वो अलग हैं, और इन कारण से हम क्या करने लगते हैं, उन्हें हेट करने लगते हैं। फिर आती है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की भावना, डिसहार्मनी की भावना। दोनों कम्युनिटी जो है एक दूसरे के विपरीत आ जाती, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती, दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करना चाहते। पर अगर आपको लग रहा है वो मुझ पे हमला कर सकता है, तो पहला थॉट ये आया। दूसरा थॉट ये आएगा कि अगर वो मुझ पे हमला कर सकता है तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि उससे पहले मैं उस पे हमला कर दूं। सो ये जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, ये भी कई बार वायलेंस का कारण बन जाता है कि दोनों ही नहीं चाहते एक दूसरे पे हमला करना, पर दोनों के एक दूसरे के मन में क्या है, डिस्ट्रस्ट है कि वो मुझ पे हमला कर देगा, और ए को लग रहा है बी मुझ पे हमला कर देगा। सो इस वजह से होता क्या है, वायलेंस की तरफ चली जाती हैं चीजें। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। आपने अलग अलग एग्जांपल देखे होंगे, बहुत बार हमने कम्युनल राइट्स हमारे यहाँ पे फेस किए हैं। तो ये चीज आप देख सकते हो कि लास्ट स्टेज, एक्सट्रीम स्टेज में हम बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ज्यादा वायलेंस देखने लगते हैं। अब एक एक करके जानते हैं कि कारण क्या रह सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, खुद सोचे 2 मिनट कि आखिरकार क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है कॉलोनियल लेगेसी। जब हम कॉलोनियल लेगेसी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो है, अगर मैं एक मोटा मोटी रूपरेखा के अंदर इसको रखूं, तो 1857 के अंदर हुआ क्या, हमारे यहाँ पे क्रांति हुई, और क्रांति का जिम्मेदार जो है अंग्रेजों ने किसको ठहराया, मुसलमानों को ठहराया। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर को वापस हम लोग बैठाना चाहते थे गद्दी पे, बट ऐसा एक्चुअली नहीं था, ठीक है। इसके अंदर सब मिले जुले थे, सब लोगों ने एक साथ क्रांति की। तो 1857 से लेके 1885 तक मुसलमानों को हिंदुओं के अगेंस्ट पिच किया गया, ठीक है। आप ये चीज देख के चलिए कि जो है हिंदू जो है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई 1885 तक। बट जैसे ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसको अंग्रेजों ने किस तरीके से देखा, हिंदू सिडिशियस बॉडी, ठीक है, हिंदुओं की देशद्रोही एक जो है संस्था, इस तरीके से उन्होंने देखा। तो 1885 से ये मुसलमानों को बोलने लग गए कि आप ये चीज देखिए, आपके पास तो एजुकेशन नहीं है, आपके पास तो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये पूरी लिगेसी जो है चल रही थी। और इवेंचुअली 1906 के अंदर हमने क्या देखा कि मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। मुस्लिम लीग के बाद हिंदू ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने, एंड 1909 के अंदर जैसे ही मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, कम्युनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। क्योंकि आप खुद ये चीज सोचिए कि अगर मुसलमान सिर्फ मुसलमान से वोट मांगेगा तो क्या वो दूसरी कम्युनिटी में जाके बैठेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझने की इच्छा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि सर कम्युनलिज्म का हिस्टोरिकल जो है इवोल्यूशन वो हमें एक्सप्लेन कीजिए, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट इसका रीजन है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो पिछड़ा हुआ है उसको ये चीज लगेगी कि मैं क्यों पिछड़ा हुआ हूं और बाकी क्यों आगे, वो उसके ऊपर बाकी कारणों से नहीं सोचेगा, बट जो बाकी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लीडर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ पिच करेंगे। थर्ड, गेटोइजेशन, मतलब कि गेटोस के अंदर है, वो एक सेपरेट इलाके के अंदर है। अब आप जिस भी इलाके में रहते हो हिंदुस्तान में, पर आपको ये आइडिया होगा कि मुस्लिम्स की ये कम्युनिटी है जो यहाँ पे रहती है, उनका एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, हिंदूज का एक पर्टिकुलर एरिया है। जब दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो उस वजह से होता क्या है कि कल्चरल एक्सचेंज रुक जाता है, और कल्चरल एक्सचेंज अगर रुक गया तो वहां पे आएंगे प्रीजुडाइसिस, मतलब कि वो तो ऐसे ही होते हैं, हम जनरलाइज करने लगते हैं चीजों को। तो सेपरेट रहेंगे तो कल्चरल एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। जब हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं तो रहन सहन बहुत अलग अलग तरीका का। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है बीफ। क्या बीफ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हिंदुओं के अंदर बीफ नहीं खाया जा सकता, ठीक है, गायों की पूजा की जाती है। बट अगर दूसरे रिलीजन की बात करें तो कुछ रिलीजन में ऐसा है कि बीफ जो है वो खाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे ये जो सोशल फैक्टर हैं, ये जो डिवीजन बनता है, ये भी कम्युनलिज्म का कारण बन जाता है। प्रीजुडाइसिस, कि वो तो होते ही ऐसे हैं, हम हमारे मन में एक पूर्वाधार बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि नहीं वो तो ऐसे ही होंगे, सब लोग ऐसे ही होंगे। तो ये जो प्रीजुडाइस है ये हमें उस कल्चरल बैरियर को लांघने में जो है रोकता है। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर रोक लगा देता है कि हम दूसरी कम्युनिटी के साथ कल्चरल एक्सचेंज नहीं रख पाते। नेक्स्ट, रोल ऑफ मीडिया। हम ये नहीं कह रहे कि सारी मीडिया जो है गलत इंफॉर्मेशन फैलाती है,
बट मीडिया का एक सेक्शन है जो सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी बोलने को तैयार। आपने देखा होगा जैसे चंद्रयान वाला फिलहाल हुआ, तो ये लोग जाके इन्होंने स्टूडियो इस तरीके से सेटअप कर दिया एज इफ वो डायरेक्टली मून पे जाके बैठे, मून से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक मीडिया रिपोर्टर जो है वो आया और उसके अंदर वो क्या कर रहे थे कि कहीं बारिश तूफान हो रहा था, तो वो एक्टिंग कर रहे थे कि मेरी छतरी उड़ रही है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप मजाक बना रहे हो दूसरे लोगों का। पहली चीज तो आप ये समझिए कि जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पिलर कहा गया है उसको डेमोक्रेसी का, और इस तरीके से आप मजाक बना रहे हो, इस तरीके से टीआरपी के लिए आप ऐसे काम कर रहे हो। तो जो एक सेक्शन है मीडिया का वो ऐसा काम करता है, और अब जो सोशल मीडिया आ गया है उसकी वजह से तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके क्या रिपरकशंस हमें फेस करने पड़ेंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, एक एक करके वो जानते। सबसे पहली तो एक चीज आती है कि हमारा जो नेशन है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ये अपने आप में थ्रेट। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी दो तरीके की होती है, एक फिजिकल इंटीग्रिटी, एक साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। हम दोनों को आगे लेके चलना चाहते हैं, दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। जब कम्युनलिज्म वाली भावना होगी तो क्या साइकोलॉजिकली हम इंडियन रहेंगे? जी नहीं, ये थ्रेट है हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी को, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को। देन नेक्स्ट, वोटर्स वोट ऑन कम्युनल लाइंस। वोट किस चीज पे करना चाहिए? वोट करना चाहिए रोजगार के ऊपर, वोट करना चाहिए पॉवर्टी के ऊपर, वोट करना चाहिए करप्शन के ऊपर कि कौन सी सरकार कितना करप्शन कर रही है, वोट करना चाहिए गुड गवर्नेंस के ऊपर। पर हमारे यहाँ पे चार चीजों पे वोट गिरते हैं, सबसे पहला कास्ट, दूसरा रिलीजन, तीसरी भावनाएं और चौथा मनी। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसके लिए उतने ज्यादा वोट। तो कम्युनल लाइंस पे जो है वोट्स होने लगते हैं। थ्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सेक्युलर हैं, ठीक है, और कई लोगों का कहना है कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, पर मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि ये आपकी बेवकूफी है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्टार्टिंग से मेंशन्ड है फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स। तो हम हमेशा से सेक्युलर रहे हैं और हमने हमारी सेक्युलरिटी को एकदम ऊपर की तरफ रखा है। बट ऐसा कुछ होगा तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये थ्रेट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए। फिर बात करते हैं हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। नेशन के डेवलपमेंट में हिंड्रेंस है। एग्जाम्पल समझिए, मैं क्या कोट करना चाह रहा हूं। जब भी कम्युनल वायलेंस होती है सबसे पहले बस जलाई जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप मुझे यह बताइए कि जैसे ही ये कम्युनल वायलेंस खत्म होगी तो सरकार का पहला काम तो ये होगा कि जो जो नुकसान हुआ है उसे रिपेयर कराएं। तो आप ये चीज समझ के चलिए कि हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो पैसा हमें रोजगार देने के लिए इस्तेमाल करना था, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना था, अब वो हम क्या कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। दूसरी चीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आपके एजुकेशन से एक्सपेंडिचर कम होने लगेगा। सरकार को क्या ब्लेम करोगे आप, इसमें गलती आपकी है। तो ये हमारे क्या है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है। दूसरी, हमें लेबर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना है, और आप करवा क्या रहे हो, उनसे डैमेज कंट्रोल करवा रहे हो। वो किसने किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने ही किया था। तो ये हिंड्रेंस है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन मास एक्सोडस एंड स्टैम्पीड। ये चीज हम देख सकते हैं, अगर इसका एक एग्जांपल लें तो कश्मीरी पंडित्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं। वहां पे आपने ये चीज देखी कि बहुत ज्यादा मास एक्सोडस हुआ, ठीक है, अचानक से कश्मीर से सब लोग निकल के आने लगे। क्यों? बिकॉज ऑफ कम्युनलिज्म। तो ये एक कारण है, मास एक्सोडस होगा। फिर हम बात करते हैं मास किलिंग की भी, तो जिसके अंदर देख सकते हो आप गुजरात राइट्स का भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है। तो ये कम्युनल वायलेंस कहीं ना कहीं जो है दिक्कत क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसे काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि हम हमारे देश को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसे काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रमोट करना है पीस और सिक्योरिटी को, सबको समझाना है कि नुकसान जो है सबका होगा। एक चीज बहुत बड़ी बात कही गई है कि युद्ध में कोई भी विजयी नहीं होता, ठीक है, कोई युद्ध नहीं जीतता, सब लोग हारते ही हैं। जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला भी हारता है। तो पीस और सिक्योरिटी हमारे लिए जरूरी है कि शांति बनी रहे। नेक्स्ट, पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स। भूखे पेट इंसान ऐसी हरकतें करता है, जिसके पास एडिक्वेट चीजें हैं तो वो ऐसी चीजों में नहीं पड़ेगा। अब आप इसको जनरलाइज मत करिएगा, आप ये नहीं समझिएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो गरीब लोग हैं उनमें किसी भी तरीके से मोरालिटी नहीं होती, जी नहीं। पर हम एक यहां पे ये चीज देख सकते हैं कि अमूमन तौर पे ये पाया गया है रिसर्च स्टडीज के अंदर कि जो पॉवर्टी के अंदर है वो ज्यादा जल्दी उनका ब्रेन वॉश हो सकता है। नेक्स्ट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उस इंसान के दिमाग में ये चीज आएगी कि मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, अगर मैं आधा घंटा लेट हुआ तो मेरे आधे दिन की सैलरी कट जाएगी।
वो ये सब कामों में नहीं पड़ेगा। वो सीधा सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, ऑफिस पहुंचेगा और पंच करेगा सुबह 10 बजे, शाम को 6-7 बजे निकलेगा और घर जाके अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताएगा। ये फालतू चीज़ों के अंदर वो नहीं पड़ेगा। तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए, तो ये चीज़ें हम काउंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूस एजुकेशनल बैकवर्डनेस। मैं ये नहीं कहना चाहता किसी भी तरीके से कि जिन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं किया है वो उनमें समझदारी नहीं होती, बट जब आप एजुकेशन के अंदर आते हैं, आप चीज़ों को पढ़ते हैं, आप दूसरे कल्चर को समझते हैं, तो आपको लगता है नहीं उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर ये पाया गया कि कम्युनलिज्म जो है कम हो जाता है। कई जगह आप ये भी देख पाते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट दैट इज एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल। तो हम अमूमन तौर पे ये कह सकते हैं कि अगर आप उनको एजुकेशन देंगे तो होगा क्या कि कम्युनलिज्म कम हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और आप ये भी बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।